सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। इस ईएमएफ को हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं या फिर इसको जो है हम वोल्टेज भी कहते हैं, सेल वोल्टेज। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है? अब सपोज अगर मैं देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूँ तो उस पर क्या होता है, दो हाफ सेल होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ। उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वही आती है वोल्ट मीटर की रीडिंग और उसी को हम क्या कहते हैं, उस सेल का वोल्टेज कहते हैं। तो सिंपल क्या होगा आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of two half cells is called as EMF of the cell। ठीक है, तो EMF किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू होता है आपके पास E नॉट C माइनस E नॉट। यहाँ पे सिंपल भी लिख सकते, मैंने स्टैंडर्ड लिया है, आप जो है वो नॉट को भी जो है वो क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है, जब भी मेजरमेंट करते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हाट इज ई नॉट सी? ई नॉट सी इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एंड व्हाट इज ई नॉट ए? ई नॉट ए इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। दोनों के हाफ सेल का जो डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास दिया है ई नॉट Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस 0.46 वोल्ट और ई नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag रिड्यूस प्लस 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास दिया है और आपको बोला है कैलकुलेट ई नॉट सेल। यहाँ पे ई नॉट सेल लिख सकते। अब ये जो प्रोसेस है आयरन टू पॉजिटिव आयन, न्यूट्रल से टू पॉजिटिव आयन, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ये जो आपके पास वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ पे Ag पॉजिटिव कैटायन से न्यूट्रल बन रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये क्या है, आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। लेकिन आपको इस रिलेशन में क्या चाहिए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, कैथोड का भी चाहिए और एनोड का भी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है किस पे, रिडक्शन पोटेंशियल में। वो कैसे करोगे, सेम यही होगा, वैल्यू सेम होगी, बट जो साइन होगा वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा। दैट इज ई नॉट Fe2 पॉजिटिव आयन यूज Fe, 2 पॉजिटिव से न्यूट्रल मतलब रिडक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी, लेकिन क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो वैल्यू है ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर करना है। जो वैल्यू आपके पास जो है वो बड़ी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है वो चीज क्या एक्ट करती है, एज कैथोड। अब दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये जो है सिल्वर इस केस में क्या एक्ट करेगा, एज कैथोड एक्ट करेगा। सो ई नॉट सेल जो है वो इस केस में वो क्या आएगा आपके पास, वही ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। अब चूंकि यहाँ पर जो कैथोड है वो क्या एक्ट करेगा, वो सिल्वर एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ पर होते हैं, वो कैथोड पे होते हैं, इसीलिए जो सिल्वर है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पर क्या है, कैथोड। तो इधर क्या आएगा आपके पास प्लस 0.80, यहाँ पे माइनस है, फिर क्या करोगे यहाँ पे, इस केस में वैल्यू क्या है इसकी, अब यहाँ पे आयरन टू पॉजिटिव आयन टू आयरन, दैट मीन फिर से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 0.46 वोल्ट। दोनों को प्लस करोगे 0.80 प्लस 0.46 वोल्ट इक्वल 1.24 वोल्ट। ये 1.24 वोल्ट क्या आएगा आपका, 1.24 वोल्ट जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर आप उस केस में क्या होगा, आपका कैथोड जो है वो कहलाएगा आपका सिल्वर और जो आपका आयरन होगा वो कहलाएगा एज एनोड। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्या करना है, इधर जो है वो ध्यान देना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वही वैल्यू लेनी है, लेकिन अपोजिट साइन में लेनी है। सिंपल यहाँ पे जो है वो डाल दोगे, आपके पास क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा। सो नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
विद द हेल्प ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उससे जो भी आपके पास जो है वो निकलता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे सब कुछ होता है, वो होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो जो आपके इलेक्ट्रोड्स है दैट इज आपके एलिमेंट्स जो है, ठीक है, उनको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर टू फॉर्म अ सीरीज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? द स्टैंडर्ड electrode potential are measured with the help of SHE. They are arranged in the decreasing order of their reducing strength to form a series known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है। रिडक्शन पोटेंशियल एक सीरीज है, ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड से या फिर एलिमेंट से। तो जो जितना नीचे होगा ना उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिखा है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिखा है, ठीक है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, किसी को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, किसी को ये बोल सकते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मैंने ये बोला कि यहाँ से जब मैं नीचे के लिए जाऊंगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर सकता है। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है वो कौन कर सकता है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है दैट मींस वो क्या ऐड करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बोल सकते हो इसको, ऑक्सीडाइजिंग पावर। जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाते हैं, इस सीरीज में सबसे ऊपर जो है वो लिथियम होता है, सबसे नीचे क्या होता है, फ्लोरीन होता है, बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसका ये मतलब है कि जो आपका फ्लोरीन है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले सकता है दैट मीन्स किसी और से ही लेगा ना, दैट मीन्स किसी दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मीन्स वो क्या है, एज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, दूसरा एरो में लगा रही हूँ क्या, ऊपर वाला एरो, इस सीरीज में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो भी आपके पास एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा इसका ये मतलब है टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब हम ये बोलेंगे कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इस सीरीज में जो भी एलिमेंट जो जितना ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, जो जितना नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे जैसे नीचे जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। इसी सीरीज आपको याद नहीं करनी, सिंपल याद रखना है आपने कि जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, जब हम SHE से जो है वो निकालते हैं उसको एक सीरीज में सभी इलेक्ट्रोड को जो है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनको हम क्या करते हैं, एक सीरीज में जो है वो अरेंज करते हैं। इस सीरीज में क्या होता है कि बीच में आपका जो है वो हाइड्रोजन होता है और उसके ऊपर जो है, आप ये नहीं बोलोगे कि जो ऊपर है उसका वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला एंड ऑल दैट, ऐसे नहीं बोलोगे, लाइक सभी का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। हम ये बोलेंगे कि ऊपर वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होगा, नीचे वाले एलिमेंट जो जितना नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और वैसे ही जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी चीज होगी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या बताती है हमें, significance of electrochemical series.
पहला सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कंपैरिजन ऑफ relative oxidizing and reducing strength of elements। मैंने बोला है कि सीरीज जो है वो पूरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और मैंने ये भी बोला कि इस सीरीज में जो जितना ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जितना नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, सीरीज है, आपके पास दो एलिमेंट जो है वो दिए हैं या दो इलेक्ट्रोड दिए हैं, अगर आपको ये पता है इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर पता है, तो आप कंपेयर करके जो है कंपैरिजन से जो है बता सकते हो कि कौन एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास जो है वो एलिमेंट है, सपोज करते हैं ए है और दूसरा क्या है आपके पास बी है, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि इसका जो मेरे पास E नॉट RED है वो क्या है मेरे पास 1.44 है, ठीक है, 0.44 और इधर मैं लिख रही हूँ कि E नॉट RED जो है वो इसका कितना है 0.25 है, सपोज दोनों प्लस प्लस में, ठीक है। अब दोनों जो है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब दोनों की वैल्यू को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। अब चूंकि 0.44 जो है वो ज्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब इसका ए का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट इज टेंडेंसी टू रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस केस में ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वाला जो है ये एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है वो कम है। इनवर्सली हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इसका ये मतलब है कि ये क्या करेगा एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात है, वो वाला इलेक्ट्रोड जो जितना हायर सीरीज में होगा वो उतना अच्छा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और वो वाला एलिमेंट जितना नीचे जो है वो वाला एलिमेंट जो जितना ऊपर जो है वो सीरीज में होगा वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो जितना नीचे होगा वो एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कंपैरिजन ये सिग्निफिकेंस है वो है डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, या फिर वो सिर्फ स्पॉन्टेनिटी को बताता है, ठीक है। सपोज करते हैं आपके पास क्या है, आयरन प्लस निकल, आयरन सॉलिड प्लस निकल 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, इट गिव्स आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस निकल 2 पॉजिटिव आयन से निकल सॉलिड बन रहा है। अब रिएक्शन से पता चल रहा है कि सॉलिड से न्यूट्रल से जो है वो 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपके पास, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और 2 पॉजिटिव आयन से सॉलिड बन रहा है, इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया है, E नॉट सिंपल आयरन का दिया है आपके पास, वो दिया है आपके पास 0.44 वोल्ट, और आपके पास क्या दिया है, E नॉट जो है वो निकल का दिया है -0.25। मैंने यहाँ पर जो है वो कोई भी जो है वो ऐसे नहीं लिखा Fe से Fe2 पॉजिटिव आयन या Fe2 पॉजिटिव आयन से, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा मैंने सिंपल। अगर आपके पास E नॉट भी दिया गया होता ना, मैंने Fe और Ne इसलिए लिखा क्योंकि मैंने बताया कि ये आयरन के लिए और ये निकल के लिए, प्रोसेस नहीं बताया। अगर किसी भी कहीं पे आपको सिंपल दिया E नॉट, इसका मतलब वो जो वैल्यू है वो क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। हाँ, अगर यहाँ पे प्रोसेस दिया है ना आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव आयन, फिर देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। अगर सिंपल ऐसा दिया है, इसका मतलब दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब यह बात आ जाती है कि कौन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा जो है रिड्यूस होगा। अब जाहिर सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सेल रिएक्शन में जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सेल रिएक्शन में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अगर इसका कहीं इनवर्स होगा तो ये वाली रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अब चूंकि यहाँ पर आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव आयन बना, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए,
वो कम होना चाहिए, तभी जाके ये रिएक्शन जो है पॉसिबल होगी। वैसे ही निकल 2 पॉजिटिव आयन से निकल बन रहा है, इसका मतलब ये हो रही है रिडक्शन, इसका मतलब निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी, फिजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, दोनों माइनस में -0.25 क्या है, बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब अगर ये बड़ी वैल्यू है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब अगर सेल रिएक्शन होनी है या फिर अगर सेल जो है वो पॉसिबल होना है आयरन और निकल में, तो उस केस में निकल की रिडक्शन होनी ही होनी चाहिए और आयरन की ऑक्सीडेशन होनी ही होनी चाहिए। और जो कि इस रिएक्शन में ऐसा ही हो रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या है आपकी, ये फीजिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा सेल जो है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम क्या करें, मैं जो है वो उल्टी रिएक्शन देखूं, अगर आयरन 2 पॉजिटिव, मेरे पास अगर ऐसे होता है Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस निकल होता, इट गिव्स Ni2 पॉजिटिव आयन और क्या होगा आपके पास आयरन होता, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था, आयरन की हो रही थी रिडक्शन और निकल की क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। लेकिन जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल है वो आयरन से क्या है, वो ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि ये वाली सेल रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी और ये वाला सेल है वो पॉसिबल नहीं है। सेल अगर जो है वो आयरन और निकल के बीच में बनना है तो उस केस में आयरन को ऑक्सीडाइज होना ही होना पड़ेगा और निकल को जो है रिड्यूस होना ही होना पड़ेगा। इसकी रिवर्स जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड इसमें क्या है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, वो ये है कि हमें ये बताता है कि सी अब सबको पता है एक चीज होती है कि अगर आप किसी भी मेटल को एसिड के सॉल्यूशन में डालते हो, वहां पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल्स कहते हैं। लेकिन सभी मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस को, लेकिन कब, it determine which metal evolve hydrogen on reaction with प्रोटोनिक एसिड बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो प्रोटोनिक एसिड नहीं होते हैं, जिनमें H नहीं होता है, वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड, बट वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो रिलीज नहीं करता है, ठीक है। अब जिनमें H होगा वहीं पे जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सबसे पहली चीज सपोज करते हैं, मैंने क्या लिया, मैंने लिया यहाँ पे HCl, ठीक है। अब HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब एसिड जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे HCl के क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन है और इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। बहुत सारे H पॉजिटिव आयन से बने हुए हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन, और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन जो है वो इसमें बने हुए हैं। अब इसमें HCl में हमने क्या किया, हमने जिंक मेटल जो है वो डाल दिया। तो होता क्या है आपके पास, सपोज मेरे पास Zn है प्लस मेरे पास HCl है, तो मेरे पास रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, जिंक क्लोराइड बनता है और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर जिंक के साथ जो है H2SO4 होता तो क्या बनता, जिंक सल्फेट बनता और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो सिंपल, जब भी आप एसिड को जो है वो मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ नहीं, पर्टिकुलर कुछ मेटल होते हैं, कौन कौन से होंगे वही ये बताएगा। जब आप मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपके पास कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे निकलती है, अब एसिड जो होता है वो डिसोसिएटेड होता है, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। अब जब हमने मेटल डाला ना, जो मेटल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। सपोज यहाँ पे जिंक लिया तो Zn से Zn2 पॉजिटिव आयन बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, अब हाइड्रोजन गैस अगर बनानी है H2 की फॉर्म में, तो ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव आयन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी जाके आपके पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ये प्रोसेस होता है जब हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होनी होती है। फिर ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन होता है वो रिस्पेक्टिव क्लोराइड या सल्फेट डिपेंड करता है कि आपका एसिड कौन सा है, जिंक क्लोराइड बनाता है और जिंक सल्फेट बनाता है। इसका मतलब कि जब भी आप मेटल को जो है वो एसिड में डालते हो, वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना चाहिए, और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो H पॉजिटिव आयन के साथ जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं। जब तक H पॉजिटिव आयन को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तब तक हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगी। अब है कि क्या हर एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है, क्या हर एक मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, नहीं होता है। अब सीरीज में
जो भी मेटल जो है या जो भी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बीच में है, जो जितना उस हाइड्रोजन से ऊपर अगर होगा, इसका ये मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, वो ज्यादा है। सपोज मैंने बोला सोडियम है, सोडियम कहीं यहाँ पे होगा और हाइड्रोजन कहाँ होगा, वो नीचे होगा। सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर आपके पास हाइड्रोजन और सोडियम दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो उस केस में जो है वो सोडियम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो गेन करके हाइड्रोजन गैस को जो है रिलीज करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, सपोज करो मेरे पास जो है वो क्या है, वो कॉपर है। कॉपर नीचे आता है कहाँ से, हाइड्रोजन से। इसका मतलब इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, वो ज्यादा है, और नीचे जो आपका कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, वो कम है। इसका मतलब अगर दोनों कॉपर और हाइड्रोजन जो है वो दोनों एक जगह पे होंगे, प्रेफरेंशियली इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता H पॉजिटिव आयन को, इसका मतलब उस केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है क्या कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो वाले एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे जब उनको आप एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाओगे, और उन्हीं वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल्स कहते हैं। इनमें आएगा आपका क्या, जैसे जिंक है आपका, सोडियम आएगा आपका, पोटेशियम आएगा एक्सेट्रा। और जो नहीं करते हैं इनएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस को जो है रिलीज नहीं करते, इसका मतलब जो नीचे आते हैं इसमें आएगा आपका कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है। ये जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो है रिलीज नहीं करते जब आप इसको जो है एसिड में डालते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो नेक्स्ट है नर्स इक्वेशन, या फिर इसको हम कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक टॉपिक में पढ़ा था हमने मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, ठीक है, लेकिन वो जो ईएमएफ ने मेजर किया था दैट वाज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वैसे ही मेजर किया था, लेकिन वो हमने किया था बाय मींस ऑफ एसएचजी। अगर हमने जो है ईएमएफ को कैलकुलेट करना है एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एसएचजी से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 मोलर होती है, ठीक है। तो जो भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह है और उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके जो भी आप ईएमएफ निकालते हो सेल का, दैट वाज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज अंडर 25 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड हम बोल सकते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1 मोलर। अगर आपके पास 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, ईएमएफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एन इक्वेशन नोन एज नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन कहाँ से आई है, थर्मोडायनेमिक में इक्वेशन जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इक्वेशन आई कहाँ से, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपका खाली जो है इसका यूज है, ठीक है। हम बता रहे हैं कैसे आती है। डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है। ये जो डेल्टा जी होता है ये क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज। आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि फ्री एनर्जी जो है वो क्या होता है, ठीक है। और ये भी फ्री एनर्जी चेंज है लेकिन नॉट इसके ऊपर, इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, दैट इज डेल्टा जी नॉट क्या है, फ्री एनर्जी चेंज ही है एट, या फिर हम बोलते हैं सीधा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ये जो आर है ये क्या है आपका गैस कांस्टेंट, वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर। ये जो टी है ये आएगा आपका टेम्परेचर, एंड क्यू जो है वो आएगा रिएक्शन। इस क्यू के बारे में बाद में बात करेंगे कि रिएक्शन क्वेश्चन जो है वो होता है क्या, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। आप जानते हो कि ये जो आपके पास फ्री एनर्जी चेंज होता है और जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा जी, वी नो दैट डेल्टा जी होता है एन एफ ई के बराबर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन एनी सेल रिएक्शन, एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर सेल वोल्टेज भी कह सकते हैं। वैसे ही डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आएगा, एन एफ ई नॉट के बराबर। जब हम ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इसकी जगह पे लगाओगे माइनस एन एफ ई, इसकी जगह पे भी लगाओगे माइनस एन एफ ई नॉट, और यहाँ पर ऐसे ही आएगा प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अगर हम दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों साइड से जो है वो एन एफ के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट प्लस आर टी ओवर एन एफ
नेचुरल लॉग ऑफ क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी NF के साथ किया, इन दोनों को भी NF के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर हम यहाँ से क्या करें, माइनस को जो है वो बाहर निकाले तो आपके पास क्या आएगा, ई नॉट आएगा माइनस RT ओवर NF नेचुरल लॉग ऑफ के बराबर है। दैट इज आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT ओवर NF नेचुरल लॉग ऑफ। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, नर्व्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसका जो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन आई यहाँ से E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT ओवर NF नेचुरल लॉग ऑफ। कॉमन लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग आएगा सिंपल। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, ये भी आपके पास अनदर फॉर्म ऑफ नर्व्स इक्वेशन है, ये भी नर्व्स इक्वेशन है और ये भी क्या है, नर्व्स इक्वेशन है। इस केस में अगर आपके पास होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा और अगर आपके पास R की वैल्यू कितनी है 8.314, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और F की वैल्यू अगर आप 96,500 वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लिख सकते हैं 298 के, दोनों एक ही चीज लिखेंगे, 298 डिवाइडेड बाई n ऐसे ही आएगा, f किसके बराबर आएगा 96,500 लॉग क्या आएगा, q के बराबर है। इसको सॉल्व करके क्या आता है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग q के बराबर। ठीक है, ये वाली जो है ये भी दूसरी फॉर्म होती है किसकी, नर्व्स इक्वेशन की, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगी अगर आपके क्वेश्चन में जो मेंशन होगा कि पूरी की पूरी जो सेल रिएक्शन है वो कहाँ पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तब आपने ये वाली इक्वेशन जो है ये यूज करनी है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो टेम्परेचर की वैल्यू जो भी दी गई होगी वो जो है यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है कि ये जो रिएक्शन क्वेश्चन होता है इसका क्या है, मतलब ये चीज क्या होती है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेड, इसके बराबर होता है। वैसे ही कुछ चीज है वो यहाँ पे भी होता है, ये क्यू। ठीक है, सपोज करते हैं मैंने क्या दिया, हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो तरह की रिएक्शन होती है। जिंक जो होता है वो Zn2 पॉजिटिव आयन में होता है कन्वर्ट, और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। वैसे ही जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होता है इसकी रिडक्शन होती है, यही 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करता है और क्या बनाता है आपके पास, कॉपर सॉलिड बनाता है। ठीक है, ऐसा जैसे जो है वो आता है, ये एक्वस लिखा है मैंने, जिन लोगों को दिख नहीं रहा है मुंह से भी बोल रहे हैं एक्वस है। तो जब आप क्या करोगे, इसका नेट रिएक्शन लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, इट गिव्स Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस आएगा आपके पास कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये जो है वो नेट रिएक्शन होती है किसकी, गैल्वेनिक सेल की। इसके ऊपर जब लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो किसके बराबर होगा, वो दिस डिवाइड बाय दिस होता है। वैसे ही जो है जैसे वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इस केस में क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। रिएक्शन कोएफिशिएंट सिंपली क्या होता है कि जो आपके पास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो हम लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास log Q है वो किसके बराबर है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन, दैट इज Zn2 पॉजिटिव आयन कॉपर डिवाइडेड बाय Zn डिवाइडेड, और ये आएगा आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अब उस केस में मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास सॉलिड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सॉलिड है, ये भी आपके पास जिंक सॉलिड है, सॉलिड की जो मोलर कंसंट्रेशन है इट इज टेकन एज यूनिटी। तो इधर भी 1 लिखोगे, इधर भी 1 लिखोगे, आपके पास क्या आएगा, log Q इज इक्वल टू आएगा Zn2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर गैल्वेनिक सेल। सो सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि Zn क्या एक्ट कर रहा है, एनोड, कॉपर क्या एक्ट कर रहा है एज कैथोड। सो हम बोल सकते हैं कि log Q जो है वो किसके बराबर होता है, एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय होता है कैथोड की कंसंट्रेशन। या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं, या फिर हम सिंपल खाली Q है, log Q नहीं है, सिंपल बोल सकते हैं जो Q है, Q की जगह पे आप जो है वो क्या लगा सकते हो, इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग एनोड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। फिर
क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आपके पास, एनोड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ पे आएगी, कैथोड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी। लेकिन ये इक्वेशन तब आप यूज करना अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर जो है किसी और पे तो ये वहाँ पे जो है वो दूसरी वाली 2.303 वाली जो है वो यूज कर देना, ठीक है। सपोज करते हैं आपके पास क्या है, क्वेश्चन दिया है आपको बोला कि एक सेल है, ठीक है, उसका ई नॉट जो है वो क्या है आपके पास 1.1 वोल्ट है, ठीक है। और आपको दिया है कि उस केस में जो जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सपोज करो 0.001 है, और जो आपके पास कॉपर सल्फेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सपोज करो 0.1 है, ठीक है, 0.001 m और 0.1 m, ठीक है। ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, देख रहे हो यहाँ पर 1 मोलर नहीं लिखा मैंने, इधर भी 1 मोलर नहीं है, ठीक है। और आपको पूछा गया कि इस केस में ई सेल जो है उसको कैलकुलेट करो। ये जो ई नॉट है जैसे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और पूरी की पूरी जो सेल रिएक्शन है वो कहाँ पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, ई सेल वैसे ही लगाओगे, ई नॉट की जगह पे क्या लगाओगे, 1.1 लगाओगे, फिर -0.0591 डिवाइडेड बाय n। अब जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो है लेन देन होता है। जिंक जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है किसको, कॉपर को। इसका मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज n, वो किसके बराबर आएगा, इस केस में वो 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 2, वैसे ही आपके पास क्या आएगा, लॉग एनोड की कॉन्सेंट्रेशन। अब एनोड कौन है इस केस में, एनोड आपका जो है वो जिंक सल्फेट है, क्योंकि जो आपके पास एनोड वाला जो आपके पास यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होता है, आपके पास जिंक सल्फेट होता है, और रिडक्शन हाफ में आपका क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो इस केस में जो एनोड की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, 0.001 आएगी। तो हम देख सकते हैं 0.001 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज। अब चूंकि इस केस में जो है ये कहाँ पे होता है, रिडक्शन हाफ में होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0.1 आएगा। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ये आएगा आपके पास आइए 10⁻³ और ये आएगा आपके पास 10⁻⁻1। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा E इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0 इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, कैंसिल करोगे तो 10⁻⁻2 आएगा, 0.0591/2। इसको पीछे ले जाओगे तो 2 log 10 के बराबर होगा, log 10 1 के बराबर है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू 1.1, एक सेकेंड, सो 10⁻², -2 को पीछे ले जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इधर जो है वो माइनस है आपके पास, तो माइनस के प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.1 प्लस आएगा आपके पास 0.0591 log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो आपके पास आएगा E इज इक्वल टू 1.1591 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो ये जो आपके पास ईएमएफ आया ये कहाँ पे आया, 25 डिग्री सेल्सियस पे आया, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास वो 1 मोलर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस केस पे डिफरेंट है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या दी गई होगी। एनोड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट करो, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट करो, इनोड से यहाँ पे पुट करो, और एन जो है वो कहाँ से आएगा, आपको जो भी सेल रिएक्शन दी गई होगी वहाँ पे देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन का जो है एक्सचेंज हुआ है बिटवीन एनोड एंड कैथोड, वो एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है टेम्परेचर्स पे या फिर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे जो है वो ईएमएफ जो है कैलकुलेट। सो नेक्स्ट ये है आपके पास टॉपिक ड्राई सेल। 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। जिस सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते वो आएगा प्राइमरी सेल, जिस सेल को आप रिचार्ज करते हो वो आएगा आपका सेकेंडरी सेल। जो आपका प्राइमरी सेल है उसकी एग्जांपल आती है ड्राई सेल। ड्राई सेल जो है वो नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। सपोज आपके पास जो रिमोट में जो है वो सेल होता है वो भी आपका ड्राई सेल होता है, ठीक है। रेडियो वगैरह में जो यूज होता है वो भी ड्राई सेल ही होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, जब बीच में एक रॉड होती है, वो रॉड कौन सी है, कार्बन की रॉड होती है। ऊपर से जो आप देखते हो थोड़ा सा उसको जो लगा होता है उसको हम जो है वो कैप बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है इसका वो कैप आया। यहाँ बीच में क्या होता है, मैंगनीज का ऑक्साइड होता है, प्लस क्या होता है, कार्बन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जो बीच में मैंने बनाई है ना, ऐसे करके जो मैंने डॉट डॉट में जो है एक किसी लाइन जैसी बनाई हुई है, ये आपके पास क्या है, हम बोल सकते हैं पोरस पॉट हम बोल सकते हैं, या पोरस मेम्ब्रेन बोल सकते हो,
ठीक है, छोटे छोटे इस पे क्या है होल्स में, ठीक। और बाहर से जो इन दोनों को डिमार्केट करने के लिए एक्चुअली क्या है, मैंने जो है वो इसको जो है वो अलग तरीके से थोड़ा सा जो है बनाया है। यहाँ पर क्या है आपके पास अमोनियम क्लोराइड है और क्या है जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड होता है और रिएक्शन के दौरान बनता है, ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, इस केस में जो NH4Cl है, इस सेल में यही एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये जो कार्बन की रॉड है, ये क्या है आपके पास एक्ट कर रही है एज कैथोड। और ये पूरा का पूरा जो कंटेनर होता है, ठीक है, वो जो आपके पास सेल होता है उसको जब निकालते हो तो अंदर से क्या होता है, आपको जो है एक तरह का जो हम बोलते हैं कंटेनर जैसा जो दिखता है, सिलेंडर जैसा दिखता है, वो किसका बना होता है, वो जिंक का बना होता है। और यही इस केस में क्या एक्ट करता है, एनोड एक्ट करता है, ठीक है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है, वो जिंक कंटेनर, कॉपर कंटेनर वगैरह बस वैसा जैसा ही है, लेकिन कॉम्पैक्ट है, एक ही चीज में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर मैंने बोला कि जिंक जो है वो एनोड एक्ट करता है, जाहिर सी बात है इसमें कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इस पूरे सेल में जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एंड में देखेंगे नटशेल में कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। सबसे पहले जो जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी आपके पास ऑक्सीडेशन होगी और ये क्या बनाएगा आपके पास जिंक आयन बनाएगा और प्लस क्या बनेंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक। अब यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुए पर जिंक से, वो क्या होंगे बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट कहाँ जाएंगे, वो कार्बन रॉड या फिर कैथोड की तरफ जाएंगे। और ये जो आपके पास जिंक आयन बना वो यहाँ पे इस सोल्यूशन में जाएगा। सोल्यूशन में होके क्या करेगा आपके पास, वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, मैंने ऑलरेडी बोला कि ये क्या एक्ट कर रहा है, ये एज इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। और ये जो जिंक आयन जो यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइज होके बने, ये इस Cl नेगेटिव आयन जो यहाँ पे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से बनता है, उसके साथ कंबाइन होके आपके पास क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव आयन को जब मैं 2Cl नेगेटिव दूंगी आपके पास बनेगा ZnCl2। तो यहाँ पर जो मैंने ZnCl2 बताया है वो कैसे बनेगा, जब आपके पास जो जिंक आयन जो कैसे बनता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक कंटेनर से बनता है, वो जब Cl नेगेटिव आयन से क्या होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, तभी जाके आपके पास क्या होता है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड जो है वो बनता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है अब Cl नेगेटिव आयन तो यूज हो रहे हैं, Cl नेगेटिव आयन जो है जिंक आयन के साथ जो है वो क्या हो रहा है, ये जिंक आयन जो है Cl नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होकर जो है वो जिंक क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है NH4 पॉजिटिव आयन, कैटाइन है। अब यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जा रहे हैं बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल कार्बन रॉड की तरफ जा रहे हैं, तो कार्बन रॉड में इलेक्ट्रॉन की जो हम बोल सकते हैं एक्युमुलेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो NH4 पॉजिटिव आयन है बाय मींस ऑफ दिस पोरस प्लेट या फिर पोरस मेम्ब्रेन, वो कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो NH4 पॉजिटिव आयन है, मैं 2 टाइम लिख रही हूँ, ठीक है, अब 1 टाइम लेके जो है वो हाफ हाइड्रोजन में निकाल सकते हो। ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। आपके पास क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ NH3 बनाएगा, प्लस बनाएगा आपके पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी, इसको मैं ऊपर ही बताती हूँ बिकॉज ये यूज होगी इसमें। तो NH4 पॉजिटिव आयन बाय मींस ऑफ पोरस प्लेट जो है वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ से इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन कर दिया। अमोनिया जो है वो जनरेट हुआ, प्लस क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, एक सेल में गैस एक्यूमुलेट हो रही है, इसका मतलब उसको जो है यूज होना पड़ेगा, वरना इसकी सेल की फंक्शन में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे रहा है इनमें क्या रखा हुआ है, MnO2 रखा है। ये MnO2 क्या करेगा, ट्वाइस ऑफ MnO2 जो है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा आपके पास Mn2O3 बनाएगा और प्लस क्या बनेगा आपके पास वाटर बनेगा। और इस कार्बन का यहाँ पे फंक्शन क्या है, कार्बन का ये फंक्शन है कि ये पूरे के पूरे सेल को क्या रखता है, वो ड्राई रखता है, ठीक है। अब आपके पास क्या बना, जिंक आयन भी बन गया, जिंक और अमोनियम की जो है अमोनियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, अमोनियम आयन भी बन गया, क्लोराइड आयन भी बन गया। इन दोनों ने कंबाइन करके यहाँ पे जिंक क्लोराइड भी बना दिया जो यहाँ पे है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर अब अमोनियम आयन अकेला बचा है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो बाय मींस ऑफ पोरस प्लेट यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो गई। यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। इस हाइड्रोजन गैस को रिमूव करने के लिए इस सेल में क्या प्रेजेंट है, MnO2 प्रेजेंट है। ये MnO2 क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, Mn2O3 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। तो अगर हम दोनों को, इन सबों को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जाहिर सी बात है एक ही चीज जो है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, वो आपका क्या है, वो जिंक है। इट मींस दैट एट एनोड जिंक जो है वो क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन बना रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। एट कैथोड, कैथोड पे क्या क्या हो रहा है आपके पास, कैथोड पे जो है ये 2 रिएक्शन जो है वो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन साथ साथ में
ये जो हाइड्रोजन बना है इसको रिमूव करने के लिए भी ये जो MnO2 है इसी वाले कंपार्टमेंट में हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, कैथोड पे ही हो रहा है। अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, इसको मैं जरा इस साइड लिखती हूँ, एट कैथोड। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको नहीं लिख रही हूँ मैं, ये पूरा मैंने लिखा इस वाली रिएक्टेंट वाली साइड का, लेकिन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों को नहीं लिखना है। खाली ये तीन चीजें लिखी रिएक्टेंट वाली साइड में, और आपके पास क्या बन रहा है, इस वाली साइड आपके पास 2 टाइम अमोनिया बन रहा है, प्लस बन रहा है आपके पास Mn2O3, और प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 टाइम वाटर बन रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी इन दो रिएक्शन का जो है वो कॉम्बिनेशन है, वो कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। तो एनोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे क्या हो रहा है, ये वाली जो है वो रिएक्शन। इस सेल की पूरी जो वोल्टेज होती है या फिर E होता है वो होता है 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। और ये नॉन रिचार्जेबल है, क्यों है नॉन रिचार्जेबल, बिकॉज यहाँ पर जो है जिंक क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब तक जिंक से जो है वो क्या हो रहा है, जिंक कंटेनर से जो है एक जिंक उठ के जो है वो जिंक आयन बना रहा है, दैट मींस जिंक जो है वो खर्च हो रहा है। जब एक बार पूरा का पूरा जिंक जो है वो खर्च हो जाएगा, दैट मींस अब और कोई चीज जो है जिंक बचा नहीं ऑक्सीडाइज करने के लिए, एनोड पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब सेल जो है वो काम करना बंद करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, प्राइमरी सेल पे जो है वो आता है। इट्स ऑल अबाउट प्राइमरी सेल। दैट इज स्टोरेज सेल, मैंने ऊपर लिखा सेकेंडरी सेल, इसका मतलब इसको आप रिचार्ज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल होता है ये कार्स में यूज होता है, इन्वर्टर वगैरह में जो है वो यूज होता है, ठीक है। और इसको आप जो है वो आसानी से रिचार्ज करते हो, देखा होगा इन्वर्टर वगैरह में जो है वो जो बैटरी लगी होती है वो क्या होता है, उसको आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। यहाँ पर भी एक सेल ये हुआ, दूसरा सेल ये हुआ, तीसरा सेल जो है वो ये हुआ, ठीक है। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। तो अगर यहाँ पे मैंने 3 सेल लगाए, एक सेल जो होता है उसकी वोल्टेज यहाँ पर जो है 2 वोल्ट होती है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल, इसका मतलब इसमें जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपके पास, वो होगा 6 वोल्ट इस वाले सेल की जो मैंने बनाया। बट कभी कभी क्या होता है 6 जो है वो सेल्स भी जो है वो कंबाइन होते हैं, तो उस केस में जो टोटल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वो होगी 12 वोल्ट से। इस केस में क्या होता है, जो आपका एनोड होता है वो कहलाता है लेड, जो कैथोड होता है और यहाँ पे वो एक्ट करता है PbO2 दैट इज लेड ऑक्साइड, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो ये जो 3 है ये है लेड की जो हम बोल सकते हैं रॉड्स, और ये वाली जो 3 है ये क्या है, लेड डाइऑक्साइड की है, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहा है एनोड, वो एक्ट कर रहा है कैथोड। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं लिखूंगी, देखो जो आपका इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना वो 2 तरीके से काम करती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होता है। जब हम उसको यूज करते हैं, दैट इज जब लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट जब चली जाती है, जब आप उसको यूज करते हो तो उस केस में ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जब उसको रिचार्ज करते हो, ठीक है, तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग ये क्या एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो पहले लेक्चर्स में जो वो बोल दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब हम इसको यूज करते हैं ना, जब ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो एनोड पे क्या होता है, एट एनोड लेड है, लेड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, जो लेड है प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, ये SO4 2 नेगेटिव आयन कहाँ से आया, ये आया आपके सोल्यूशन में से, ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, PbSO4 लेड सल्फेट, प्लस बनेगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे लेड जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वो 0 है, लेकिन वही लेड सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। 0 से +2 गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन है इसका मतलब ये कहाँ पे आ रही है, एनोड पे, बिकॉज एनोड पे होता ही क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। जिंक रॉड जो है, जिंक नहीं, लेड रॉड जो है उसमें से क्या होगा, लेड जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे देगा, हम बोलेंगे सोल्यूशन देगा, और सोल्यूशन से सल्फेट आयन जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करके बनाएगा आपके पास लेड सल्फेट। और कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे आपका क्या है, कैथोड पे वहां पे देखो लेड डाइऑक्साइड, ये भी लेड डाइऑक्साइड है, ये भी लेड डाइऑक्साइड है, और ये भी क्या होगा, लेड डाइऑक्साइड ही होगा। तो PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, ये कहाँ से आया, ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस 4H पॉजिटिव आयन, ये भी कहाँ से आए, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन से ही आए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आए, जो आपके एनोड से जो है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। इन सब की रिएक्शन से क्या बनेगा आपके पास
PbSO4 बनेगा और प्लस क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ वाटर बनेगा। ठीक है, अब इधर देखो जो आपके पास लेड डाइऑक्साइड है, इसमें जो लेड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वो आएगी आपके पास +4, और यहाँ पर जब देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, +4 से +2, इसका मतलब क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, आपके कैथोड में आएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि लेड डाइऑक्साइड जो है वो सल्फेट को लेगा, H पॉजिटिव आयन को लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा जो कहाँ पे जनरेट हुए हैं, एनोड में जनरेट हुए हैं, और क्या बनाएगा आपके पास, लेड सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगर इन दोनों रिएक्शन को क्या करें, नेट रिएक्शन देखें, इन दोनों रिएक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो नेट रिएक्शन क्या होगी आपकी, नेट रिएक्शन होगी, सबसे पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बनेगा, लेड बचेगा, प्लस बचेगा PbO2, ये भी सल्फेट, ये भी सल्फेट, दैट इज ट्वाइस ऑफ SO4, 2 नेगेटिव आयन प्लस 4 H पॉजिटिव आयन, इट गिव्स PbSO4 जो है वो 2 टाइम है, 2 टाइम PbSO4 प्लस बनेगा 2 टाइम वाटर। ये इसकी क्या आई, ये इसकी नेट रिएक्शन आई। ये कब होता है, जब हम इन्वर्टर की बैटरी को जो है वो यूज करते हैं, लेकिन जब रिचार्जिंग होती है, रिचार्जिंग के दौरान क्या होता है, देखो अगर ये जो है ऐसे ही होता ना, हम बोलते हैं इसको रिचार्ज करना पड़ता है, लेड जो है वो लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेड सल्फेट बना रहा है, एक टाइम पे क्या होगा, लेड जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब अगर हम लेड जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे तो इसको आप रिचार्ज जो है नहीं कर सकते, मतलब इसको आप दोबारा यूज जो है वो नहीं कर सकते हो। इसका मतलब इस चीज को बनाना बहुत जरूरी है, इसको भी दोबारा बनाना जो है वो बहुत जरूरी है, तभी जाके जो है ये स्मूथ वर्किंग होगी। ठीक है, और ड्यूरिंग रिचार्जिंग यही होता है, रिचार्जिंग के दौरान क्या होता है, ये ऐड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो भी आपके पास ये रिएक्शन होती है ना, कभी कभी इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते हैं, वो वाटर जो है वो ये वाला होता है, तो वो क्या करता है, लेड सल्फेट के साथ कंबाइन करके क्या करता है, रिवर्स रिएक्शन करता है और ये वाली चीजें जो है वो बनाता है। ठीक है, और जब ये रिएक्शन ये वाली चीजें दोबारा बन जाती है, इसको फिर दोबारा से यूज करते हैं, ऐसे ऐसे करके डिस्चार्जिंग में अलग रिएक्शन है और रिचार्जिंग में क्या इनकी उल्टी रिएक्शन है। अब ये यहाँ पे लिख सकते हो, इसको मिटा रही हो, काम नहीं ऐसे ड्यूरिंग रिचार्जिंग मैंने बोला ये वाली रिएक्शन यहाँ पे होती है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या दे रहा है आपके पास, लेड प्लस दे रहा है आपके पास सल्फेट। वैसे ही PbSO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर, ये क्या देगा आपके पास, PbO2 देगा, प्लस देगा सल्फेट, प्लस 4 टाइम H पॉजिटिव आयन और प्लस क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ PbSO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर, इट गिव्स लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स सल्फेट प्लस 4 टाइम H पॉजिटिव। बिल्कुल इनकी क्या है, उल्टी रिएक्शन है। तो ये जो यहाँ पर एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे एनोड और कैथोड जो है बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि जो यहाँ पर एनोड ऐड करता है वो इस केस में क्या ऐड करता है, एज ए कैथोड। देख रहे हो कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिएक्टेंट वाली साइड में, इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रही होगी, यहाँ पे कैथोड, और ये वाली कहाँ पे हो रही होगी, एट। ठीक है, और साइंस भी क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, साइंस डिफरेंट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो। ठीक है, इस वजह से क्या होते हैं, एनोड कैथोड की साइंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब आप इन्वर्टर की बैटरी को यूज करते हो तो ये वाली रिएक्शन होती है, इनको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होती है, और एनोड और कैथोड दोनों क्या होते हैं, जनरेट होते हैं दोबारा से। ठीक है, सो नेक्स्ट सेल जो है आपको वो क्या है, फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल जो है वो क्यों बनाया था, एक्चुअली क्या था कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से जो है वो जनरेट होती है, और वो जो एनर्जी जनरेशन के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या था कि इन्होंने एक नया तरीका बताया, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, और वो क्या था, एक सेल बनाया जिसका नाम क्या है, फ्यूल सेल। अब इसमें क्या है, आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है, एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल सी रिएक्शन है कि हाइड्रोजन ने कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है। बट बेसिकली होता क्या है इस केस में, क्या होता है कि ये जो H2 है, इसके अंदर की बात बोल रही हूँ मैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है,
हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। और ये जो हाफ ऑक्सीजन है वो यही 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड आयन बनाता है। फिर ये H पॉजिटिव आयन और ये जो ऑक्साइड आयन होते हैं ये दोनों कंबाइन करके और तब जाके आपका क्या बनता है, तब जाके आपका जो है वो वाटर बनता है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और प्रोटॉन्स बनाता है या फिर हाइड्रोजन आइंस बनाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड आयन बनाता है। फिर ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वो वाटर बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, सपोज करो H और H है, ठीक है, हाइड्रोजन, इसने जो है वो क्या किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन जनरेट किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन जनरेट किया और इस साइड क्या है आपका ऑक्सीजन है। अगर हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ से क्या होगा कि जब ये H पॉजिटिव आयन जो है वो बनेंगे, ठीक है, इसके साथ बनाना है, इसके साथ बनाना है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम फोर्स करें कि वो एक्सटर्नल सर्किट से जाके फिर ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या करें, कंबाइन करके ऑक्साइड आयन बनाए। ठीक है, इसका मतलब कि हम कुछ ऐसा बैरियर डालेंगे जो खाली प्रोटॉन्स को यहाँ से जो है वो ये जो है वो अलो करेगा, जो है वो यहाँ से जो है वो पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली हमने क्या करना है, बाहर से जो है वो क्या करना है, चलाना है, फिर जाके वो ऑक्सीजन तक जो है पहुंचेगा, फिर जाके आपका ऑक्साइड बनेगा और वहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसका मतलब अगर हम जब एक्सटर्नली इसको इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे तो दैट मीन्स हम यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, इसके पीछे का लॉजिक था कि वाटर जो है वो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, उनको फोर्सफुली जो है वो बाहर से जो है वो क्या करवाया जाता है, पास करवाया जाता है। अब ये जो फ्यूल सेल है ये काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्या बनाया मैंने, हाइड्रोजन को पास करवाया यहाँ से। ठीक है, एक्सेस हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या हो गई, बाहर निकल गई। इधर मैंने क्या रखा है, प्लेटिनम का कैटलिस्ट, इसी के ऊपर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है। जो मैंने सबसे पहला वाला प्रोसेस आपको बताया कि H पॉजिटिव आयन का जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या है, ये जो आपके पास जो है वो परफोरेटेड वाली जो है वो लाइन दी है, ये क्या है आपका, दिस इज प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। यहाँ से खाली जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो पास होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पर क्या है आपका कैथोड है, एयर इन, दैट मींस ऑक्सीजन इन। वही ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, और तब जाके क्या होगा आपके पास H पॉजिटिव आयन इधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन वहां से आएगा, ऑक्साइड आयन बनेगा, H पॉजिटिव आयन बनेगा, वाटर बनेगा, और वो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होती है कुछ इस तरह की होती है। एट एनोड पे क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, इधर बीच में लिए हैं मैंने इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करेगा और आपके पास क्या बनेगा, इस केस में बनेगा 4 टाइम्स वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं इधर लिखा। उसके बाद एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा एंड चार इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए, और ये क्या बनाएगा आपके पास, ये बनाएगा सिंपल 4 टाइप OH नेगेटिव आयन। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, बेहतर होगा मैं आगे लिखूंगी 4 टाइम OH नेगेटिव। नेट रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, 4H और 4H कैंसल। इसका मतलब आपके पास आएगा, और यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से भी जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल कैंसल, दैट इज H2 प्लस O2, इट गिव्स, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 2 टाइम्स वाटर बचेगा। बट आपने ऐसा लिखना नहीं है, कैंसिल ऐसा लिखा है, मैं खाली दिखाया आपको। दिखाया इसलिए क्योंकि बेसिकली है क्या कि एक ही रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। लेकिन सेल के अंदर जो है वो बोलते हैं कि हाइड्रोजन सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके वाटर बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, फिर वही वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हुए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, OH नेगेटिव आयन बनाता है। बट जब हम नेट में देखेंगे तो खाली 2 ही चीजें इन्वॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, वो वाटर बना रहा है। ठीक है, ये बल्ब मैंने इसलिए रखा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का चलना, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी यहाँ पे रखोगे वो क्या करेगा, वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, ऐसे जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल से या फ्यूल सेल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है।
इसका टोटल वोल्टेज जो होता है वो 1 वोल्ट। सो लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट नहीं एक्चुअली सेकेंड लास्ट, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इससे पहले क्या है टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द स्लो हीटिंग ऑफ मेटल, ठीक है। कैसे, जब आप मेटल को जो है अगर आप इन कंटेक्ट विथ एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ जो है वो रखते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर रखते हो, तो वहाँ पर क्या होता है ऑक्साइड लेयर बनती है या कार्बोनेट लेयर बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। सो कोरोजन इज द स्लो हीटिंग of metal in the presence of air or moisture by the formation of oxides, by the formation of some compounds like oxides, sulfides, carbonates, etc. In case of iron, this corrosion is called as rusting. और रस्ट होती क्या है, रस्ट होता है आयरन ऑक्साइड x times water, दिस इज रस्ट, ठीक है। तो किसी भी मेटल को अगर आप जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो एयर की प्रेजेंस में रखोगे और अगर उस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगी तो वो क्या होता है, मेटल का सीधा खराब होना, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और अगर आपका मेटल जो है वो आयरन होता है देन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज कॉल्ड एज रस्टिंग, ठीक है। अब रस्टिंग होता कैसे है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो ब्राउन कलर का जो है वो लगता है आयरन के ऊपर, उसी को रस्ट कहते हैं, वही उसी का फॉर्मूला है Fe2O3 वाटर, ठीक है। सपोज करते हैं क्या कि हमारे पास एक आयरन का जो है वो पीस है, ये मैंने इसलिए जगह अनइवन सरफेस रखा है, ठीक है। अब मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है, सपोज करो एयर का ड्रॉपलेट जो है यहाँ पर जो है सेट हो गया है, ये आपका क्या है, ये आयरन है, ठीक है। और इधर क्या है आपका, ये है वाटर का ड्रॉपलेट। इधर क्या होता है, इधर छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेज सेल जो है वो बनता है। इस केस में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो जो आयरन होता है ना वो होता है ऑक्सीडाइज, और जो आपका ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द एयर वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, और खुद से रिड्यूस होता है, दैट मीन देयर इज अ टीनी या फिर टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर वोल्टेज सेल, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आयरन है दैट मीन्स आयरन क्या होगा, इससे बनेगा Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, बहुत सारे जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, बट दैट मीन बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशन होगी। एट कैथोड, कैथोड पे क्या है आपका, ये एयर का ये सॉरी वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाटर का ड्रॉपलेट, अब आयरन को आप संभाल के तो नहीं रखते हो, तो ऐसे एयर की प्रेजेंस में ही होता है। एयर में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये सबसे पहले क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या, अब पूरा का पूरा जो है वो वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है रिएक्ट नहीं कर सकता है, पॉसिबिलिटी है जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो H2CO3 एसिड ये क्या हो जाएगा, ये जब डिसोसिएट हो जाएगा तो इससे क्या बनेंगे आपके पास, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन दैट इज H पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन। उसके बाद जो अनरिएक्टेड वाटर होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं हुआ होगा यहाँ पे, वो भी यहीं पे होगा, वो जब डिसोसिएट होगा आपके पास क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन जो है वो जनरेट हुए, इस सरफेस के ऊपर H पॉजिटिव आयन जनरेट हुए। अब चूंकि यहाँ से क्या, जब आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, आपने देखा यहाँ पे क्या बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और यही H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से तो 3 है ना, लेकिन ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत सारे H पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो 4 H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से आए, जो आयरन से आए, इधर से आए, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपके पास 4 टाइम H। 4 टाइम H क्या है, हाइड्रोजन एटम है। यही हाइड्रोजन एटम जो है फिर क्या करेंगे, 4 टाइम H जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा आपके पास 2 टाइम्स वाटर बनाएगा। अगर मैं इन दो रिएक्शन को जो है वो क्या करूँ, कंबाइन करके लिखूँ, सॉरी इन दो रिएक्शन को नहीं, इसको और इसको जो है वो कंबाइन करके लिखूँ, मैं ये लिख सकती हूँ 4 टाइम H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन, इट गिव्स 2 टाइम, ठीक है। ये जो आपके पास बना, ठीक है,
ये होती है आपके पास क्या, ये होती है बेसिकली कैथोड वाली रिएक्शन। यहाँ पे लिख सकते हो कि इस एयर ड्रॉपलेट के अंदर क्या हो रहा है, 4 H पॉजिटिव आयन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ और 1 टाइम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्वाइस ऑफ वाटर जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास जो है वो क्या बना है, आयरन बना है, आयरन 2 पॉजिटिव आयन बना है। इधर आपके पास क्या है, वाटर जो है वो प्रेजेंट है, और आपके पास जो है लगातार जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर है। सब के सब क्या हो जाएंगे, कंबाइन करेंगे और आपके पास क्या बनाएगा, रस्ट बनेगा। Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इट गिव्स Fe2O3 प्लस 8 टाइम्स H पॉजिटिव। ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, 4 टाइम वाटर जो कहाँ से आया, जो कैथोड से आया। ठीक है, जब ये H पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तब वहाँ पे वाटर जनरेट हुआ। ये सब मिलकर क्या बनाएगा, Fe2O3 8 H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन जो है इनका काम यही होगा। H पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जो है वो लगातार क्या बना रहा है, वो वाटर बना रहा है। और वही वाटर जो है वो बेसिकली क्या है, वही Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, रस्ट बना रहा है। तो जितना यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है वो जनरेट होगा, और ये H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, ये दोबारा से यूज होते हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, फिर से हाइड्रोजन एटम में कंबाइन करके, और वो जो है वो बाद में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, वो वाटर बनाएगा। ऐसे ऐसे चल के क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो होगा, और ये जो है जंग लगता रहेगा किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपका Fe2O3 है, जब ये X टाइम मॉइस्चर के साथ कंबाइन करेगा, आपके पास बनेगा Fe2O3 X टाइम वाटर, और यही आपके पास क्या होता है, दिस इज रस्ट। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो होता है। अब अगर हमने जो है बोलना है कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, सबसे पहले क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। सबसे पहला क्या है, पोजीशन ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी देखा, जब मैंने कोरोजन का प्रोसेस जो है वो दिखाया, मैकेनिज्म दिखाया, उस केस में क्या होता है, आयरन ऑक्सीडाइज होता है। एक मेटल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना ऊपर होता है उतना आसानी से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। इसका मतलब हायर द पोजीशन ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मोर इजीली इट गेट कोरोडेड। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस भी आपका मेटल जो है, इसका जितना ज्यादा पोजीशन ऊपर होगी, वो उतना आसानी से क्या होगा, कोरोड होगा। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, ऐसी इम्प्यूरिटीज जिनको रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो, आयरन के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका ये मतलब है वो उतनी आसानी से आयरन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी आसानी से आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा, उतनी आसानी से क्या बनेगा, रस्ट बनेगा। इसका मतलब ये जो है इम्प्यूरिटीज भी क्या करती है, कोरोजन में जो है वो हेल्प करती है। नंबर थर्ड है आपके पास प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसे कैरियर जो है वो होता है। ठीक है, और इस केस में क्या है, सपोज करो कि आयरन जो है वो प्योर वाटर में है और सॉल्ट वाटर में है। तो सॉल्ट वाटर में क्या होता है, आयरन जो है वो आसानी से कोरोड होता है, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट वाटर है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। उसकी ज्यादा बेटर तरीके से क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। सो प्रोसेस ऑफ कोरोजन भी उतना ही आसानी से होगा। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक जो है वो कोरोजन नहीं होता है। एयर और मॉइस्चर जो है ऑक्सीजन और वाटर की वजह से ही जो है वो रस्ट बनता है। अगर ये नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये था फैक्टर्स इफेक्टिंग। अब है प्रिवेंशन, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर वन इज बैरियर प्रोटेक्शन। अगर आयरन के ऊपर कुछ ऐसा रख दे कि वो जो है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, तो हम जो है वो कोरोजन जो है वो बचा सकते हैं। इस बैरियर प्रोटेक्शन में क्या आएगा, सपोज करो ऑयल्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे ग्रीस आएगा,
इसके अलावा पेंट्स आएगा, पेंट लगाओगे, ऑयल लगाओगे, इन सब से क्या होगा, आयरन जो है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और प्रोसेस ऑफ करोजन जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा इसी बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किस चीज़ की होती है, सपोज करो ऐसे मेटल की होती है जो जिसका हम बोल सकते हैं जो विच इज रेजिस्टेंट टू करोजन। फॉर एग्जाम्पल आपका निकल होता है, निकल जो है अगर निकल के सोल्यूशन में आयरन को डिप करोगे तो क्या होता है कि जो निकल की कोटिंग होती है वो क्या आ जाती है, आयरन के ऊपर आ जाती है, और चूंकि निकल जो है वो आसानी से जो है वो करोड नहीं होता है, इसका मतलब उसके नीचे जो आयरन होगा वो भी बचा रहेगा। ठीक है, सेकेंड आएगा, अभी था सारे बैरियर प्रोटेक्शन में, सेकेंड आएगा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, आयरन के ऊपर कोई ऐसी लेयर लगाई जाती है जो ज्यादा आसानी से करोड जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या आता है, जिंक आता है, और जब हम जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर लगाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। बेसिकली क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, आयरन से ज्यादा होता है, जिंक ज्यादा आसानी से जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, नीचे वाला जो आयरन होता है वो क्या रहता है, बचा रहता है। इसका मतलब जिंक अपने आप को क्या कर रहा होता है, सेक्रीफाइस कर रहा होता है आयरन के लिए, इसलिए इसका नाम क्या दिया, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। नंबर थर्ड क्या है, कैथोड प्रोटेक्शन, लास्ट वन। कैथोड प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जो आयरन होता है, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास ये आयरन है, इसके ऊपर मॉइस्चर है, पूरा का पूरा जो है कोरोजन प्रोसेस हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इसके कंटेंट में क्या होता है, कोई भी एक्टिव मेटल रखा होता है। एक्टिव मेटल कौन सा, सपोज करो मैग्नीशियम है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस आयरन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयरन से ही निकले होते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है, पीछे से प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज कैथोड प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रॉन आएगा आयरन के ऊपर, इसका मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन नहीं बन रहा है, दैट मींस रस्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब आयरन जो है वो बच रहा है। ठीक है, इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ करोजन। सो नेक्स्ट क्या है आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। क्या सिंपल सी बात है, काम करने के लिए जो भी एनर्जी एक सिस्टम को जो है वो अवेलेबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। सपोज करो कि किसी भी सिस्टम के पास जो है वो 100 किलो जूल की जो है वो एनर्जी है, ठीक है, आप सारी की सारी एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, पूरी एनर्जी देगा दैट मीन्स मर गया, ठीक है, वो मरता नहीं है, लेकिन वो कुछ एनर्जी जो है वो अपने पास जो है वो बचा के रखता है, और कुछ एनर्जी जो है वो क्या करता है, वो यूज करता है फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। सपोज करते हैं कि 40 खुद रखी, 60 ऐसी एनर्जी है जो वो जो है वो काम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इसमें से भी क्या किया इसने कि 10 किलो जूल का जो है वो वर्क डन किया, ठीक है, और अब इसके पास क्या बचा, 50 बचा। ये इसकी क्या है, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है आपके पास, दिस इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में से 60 इसके पास क्या थी, फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, दिस इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। इसमें भी इसने 10 किलो जूल का क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। अब इसके पास कितनी बची, 50 बची। आपके पास डेल्टा जी किसके बराबर आया हुआ है, आपके पास ये क्या है, दिस इज G2, दिस इज G1, G2 माइनस G1, इसका मतलब माइनस 10 किलो जूल। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो आपके पास वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इज माइनस डेल्टा जी। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि फ्री एनर्जी जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका वर्क डन होगा। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट दिस वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज। सो ये हम ये भी बोल सकते हैं जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर। क्यू क्या है आपका, दिस इज चार्ज, और वी क्या है आपका, दिस इज पोटेंशियल। चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय उनका चार्ज कितना है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। या फिर हम ये बोल सकते हैं n डॉट e मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। ये n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और v क्या है आपका पोटेंशियल। अगर आपके पास जो है वो चार्ज जो है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल होंगे, उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, f होता है, तो इस e की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे NF, और v दैट इज पोटेंशियल। इन केस ऑफ केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम v को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, e से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर आएगा, माइनस डेल्टा जी। इसको इस साइड लाओगे हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF e के बराबर। ये रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में और ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में। अब आपके पास क्या है, दो केसेस। आप जानते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा, आपको 11th क्लास में पढ़ा था
जब आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव कब होगा, केस फर्स्ट है अगर आपके पास जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव में है, अगर ये चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव आएगा, तो उसी केस में जो डेल्टा जी होगा वो होगा आपके पास नेगेटिव, एंड देन दिस प्रोसेस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। और ये डेल्टा, ये जो आपके पास ई होता है पॉजिटिव, वो किस सेल में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा ईएमएफ पॉजिटिव होता है, और इन टर्न हम ये बोल सकते हैं वहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए उस सेल में जो सेल रिएक्शन होती है वो खुद ब खुद होती है, आपको किसी बैटरी की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। केस सेकंड क्या है आपके पास, अगर आपके पास जो ई होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, दैट इज ईएमएफ अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा, डेल्टा जी किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के बराबर होगा। इसका मतलब कि इस सेल की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। आपको डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने ये भी बोला था कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्यों, क्योंकि उस केस में जो ई होता है वो नेगेटिव होता है, और इन टर्न जो डेल्टा जी होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसीलिए उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको जो है वो बैटरी की जरूरत पड़ती है फॉर, हम बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन दिस फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल।